अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपने एडमिशन के लिए डेटा गैदर करना है, एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, कौन-सा बैंक अकाउंट खोलना चाहिए और इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह कवर किया था। तो आज की हमारी जो नई स्लाइड्स हैं, इसमें हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू लेते हैं और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने एक समरी इसकी की थी, जिसने ये वीडियोज़ नहीं देखी हुई वो लाज़मी देखें। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना लाज़मी है क्योंकि ये रोड मैप है कि किस तरीके से आपका वीज़ा अप्लाई होता है और कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं और मैंने इसको अपनी आसानी के लिए और आपके समझने के लिए इस तरह से ये एक रोड मैप बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस स्टेप पे कौन सा डाटा गैदर करना है और तब ये फाइल कंप्लीट होती है आपकी जो वीज़ा फाइल होती है। फिर उसके बाद हमने पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ्स पे बात की थी, मेडिकल इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए, एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, इसमें क्या-क्या लिखना चाहिए। फिर आज हमारा जो टॉपिक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, इस डॉक्यूमेंट की वजह से भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं क्योंकि वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो लगाते हैं, जो भी ज़रूरी लिखा हुआ है वहाँ पर। बट वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं जिसमें ऑलरेडी मेंशन होता है चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनेयर। अब ये क्या चीज़ है और एक अंडरटेकिंग जो कि नोटरी पब्लिक से लाज़मी करवानी पड़ती है। ये एक वीज़ा का प्रोसेस है जिसमें कि एजेंट्स वगैरह इसको फ़ॉलो करते हैं। मैंने भी ये सब किया था, तो आई होप सो कि इसलिए मेरे पास कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं हुआ, ना मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो मैं आपको आज ये हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम चेकलिस्ट में चलते हैं। इसके लिए मैंने चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं और इसके लिए मैंने अपने पास एक पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हुई है, जो मैं आपके सामने अब लेके आने वाला हूँ। चेकलिस्ट के लिए ये मैंने कुछ पीडीएफ डाउनलोड किए थे। ये चेकलिस्ट लॉन्ग स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप ये गूगल पे लॉन्ग स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी लॉन्ग स्टू चेकलिस्ट फॉर लॉन्ग स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रिया करें, फिनलैंड करें तो आपके पास ये चेकलिस्ट वगैरह आ जाएँगी। अब चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपको चाहिए वीज़ा के लिए, उनको आप इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करो और इसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाओ और उसमें ये देखिए यहाँ पर ये येस एंड नो का ऑप्शन है। क्या चीज़ है? कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वो ऑनलाइन डाउनलोड किया। इसी तरह से जो बाकी हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में ये आपसे पूछता है। देखिए यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 टोटल ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी? ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। ये अगर कंप्लीट है तो आपने येस पे टिक लगाना है, मतलब ऐसे चेक का साइन लगाना है या आप ऐसे जिसको कहते हैं ना गुड का साइन लगाना है। तो ये चेकलिस्ट होती है, ये भी आपने प्रिंट करनी है और आपने देखनी है कि आपने भी ये सब चीज़ें मुकम्मल की हैं या नहीं की। हम इन सब चीज़ों के बारे में अपनी इस पूरी प्लेलिस्ट में बात करेंगे, मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरा सिर्फ़ आपको मकसद ये था बताने का कि चेकलिस्ट होती क्या है, वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो पूरी जो वीज़ा फाइल है उसके साथ लगेंगे, उनके लिए आपको ये चेकलिस्ट देते हैं कि आपने उसमें टिक लगा के बताना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। अगर कोई भी इसमें से एक डॉक्यूमेंट नहीं है या वो फुलफिल नहीं है तो आपने नो पे चेकलिस्ट लगाना है। तो जैसे यहाँ पर आप अंडर 18 नहीं हो, 18 से कम के नहीं हो तो आप नो पे लगाओगे, आपको वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए से पेरेंट्स के लिए पेरेंट के कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अंडर 18 के लिए ये वो, तो वो आपकी सूरत-ए-हाल में अगर फिट नहीं बैठते, आप 18 से कम के नहीं हो, ज़्यादा के हो, तो फिर आपने वहाँ पर नो में लगाना है। लेकिन ये चेकलिस्ट लाज़मी है, फिर उसके बाद वो हटा देते हैं आगे जाके चेकलिस्ट को। लेकिन ये ज़रूरी होती है उनके लिए ये जानना कि यार ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रॉपर इस बंदे ने लगाए हैं और चेकलिस्ट का मतलब है कि ये लगे हुए हैं और येस के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंक्लूड होंगे वीज़ा की फाइल में। अगर कोई भी एक इसमें नहीं है, तो वो आपको कहेंगे कि यार नहीं हो सकता ये, आपका एक डॉक्यूमेंट कम है। तो उनकी आसानी के लिए ये चेकलिस्ट बनाई गई है वीज़ा ऑफिसर की। अगला जो था हमारा, वो था क्वेश्चनेयर। अब ये क्वेश्चनेयर क्या चीज़ है, इस पे चलते हैं। क्वेश्चनेयर असल में ये वो सवाल-जवाब होते हैं वीज़ा क्वेश्चनेयर कि जिसमें वो आपसे पूछता है कि आपने फलाँ-फलाँ चीज़ सब लगाई हुई है, क्वेश्चनेयर आपने एक फिल करना होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपने चीज़ों की शॉर्ट डिटेल देनी होती है। मोस्टली ये बैंक के बारे में बात हो रही होती है आपके या आपके जो स्पॉन्सर होते हैं उसके बारे में, वालिद-वालिदा या भाई वगैरह, बहन वगैरह। तो क्वेश्चनर टू अकम्पनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये आयरलैंड का है, आप इस तरह से सर्च कर सकते हो, क्वेश्चनर फॉर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, किसी भी मुल्क का दोस्तों। तो आगे अब मैं चलता हूँ। इम्पोर्टेंट मेरे पास कुछ इश्यू आ रहा है, ओके समझ गया, क्या इश्यू था। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फॉर्म, दिस क्वेश्चनर शुड बी फुली कंप्लीटेड इन इंग्लिश। कहते हैं कि ये मस्ट बी, ये शुड भी, कहते हैं कि ये लाजमी जो है होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी? कुछ लोग ये नहीं लगाते फिर भी इनके पास वो आ जाता है कि यार आपका क्वेश्चनर नहीं था, आपने ये नहीं फुल डिटेल्स दी हुई। ऑल पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चनर मस्ट बी इंक्लूडेड विद योर एप्लीकेशन। देखें, जितने सारे डॉक्यूमेंट इनका आपने प्रिंट करने हैं, उसमें डेटा फिल करने हैं, या अगर आप चाहो तो पीडीएफ से भी एडिट करके इसको फिल कर सकते हो डेटा, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है। और ये सारे ट्रू होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। कोई भी अगर आपने कोई गलत एप्लीकेशन लिखी तो आप जो है अपील नहीं कर सकोगे, फिर आपको अपील अलाउ नहीं होगी अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा भी रिजेक्ट हो गया।
तो इसलिए आपने यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं ना, लोग ज़मीन के डॉक्यूमेंट लगा देते हैं अपने कि भई मेरी इतनी ज़मीन है, उनको उससे कोई गर्ज़ नहीं होता जितनी भी ज़मीन है। लेकिन अगर आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना के लगवा दिए उसके साथ, एक्चुअल में वो ज़मीन ना हुई, वो प्लॉट आपके नाम ना हुआ या कुछ ऐसा 2 नंबर हुआ और वीज़ा ऑफ़िसर को ये अलाउ होता है, वो आपके बैंक में भी कॉल करते हैं, वो आपके जो ज़मीनों के जो पटवारी हों या कोई भी लोग इन तक भी जो पाकिस्तान के ऑफ़िसेज़ हैं, इन तक इनकी अ, एक्चुअली फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए इन तक वो रसाई हासिल कर सकते हैं। मतलब कि इन तक वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनको इजाज़त होती है कि वो छान-बीन कर सकते हैं, तब आपको जाने देंगे। तो इसलिए ये मामलात इस तरह के कि आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन आप अच्छे तरीके से फ़ाइल ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हो अपना ज़हन लगा के। मेरी बात का आप मतलब समझ रहे होंगे। पर्सनल डिटेल में आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। ये सिंपल क्वेश्चनेयर है, अगर आपको किसी को ये नहीं समझ आ रही तो एक अलग बात है, बट जैसे आप नादरा में जाते हो, नया एडमिशन कहीं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, कॉलेज में करते हो, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, तो ये भी उसी तरह के फॉर्म है। आपने अपनी पर्सनल सारी डिटेल देनी है। फादर का पूरा नाम लिखना है, मदर का नाम। ये चीज़ बस याद रखनी है कि जो नाम उनका एक्चुअल आईडी के ऊपर होता है, जो पाकिस्तान से उनको इश्यू हुई आईडी, अब आप कहोगे वो इंग्लिश में नहीं है, नो प्रॉब्लम। उनका जो एक्चुअल नाम है, इंग्लिश में बनता है, वो नाम होना चाहिए। नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आगे डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए मसला बना सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप जो है, आपका कोई फैमिली मेंबर रहता है आयरलैंड में, अगर रहता है तो आप बताएँ, अगर नहीं रहता तो आप नो कहें, ठीक है जी? अगर हाँ, तो उसका बताएँ आपका एड्रेस क्या है, उसका जीएनआईबी नंबर क्या है, यहाँ पर इश्यू होते हैं उस सबको। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। इस तरह से कहते हैं कि आपका कोई इसके अलावा किसी और कंट्री में आपका कोई फैमिली मेंबर रहता है, तो आप अगर है कोई जॉब कर किसी का कोई भाई वगैरह, तो उसका भी लिख लें और नहीं है तो छोड़ दें उसको, ठीक है जी? व्हाट फैमिली मेंबर स्टिल रिसाइडिंग इन योर होम कंट्री। आपके कौन से वो फैमिली मेंबर्स हैं जो अभी तक आपके साथ रह रहे हैं, कि जो आपके एड्रेस में, आप कह सकते हो कि सिबलिंग्स हैं मेरे, बहन-भाई हैं, फादर है, मदर है, या इस तरह से आंट है, अंकल है, व्हाटएवर जो भी है थोड़ा बहुत। तो हर एक में एक-एक आप लिख लो बस। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ वीज़ा? इससे पहले अप्लाई अप्लाई किया है? अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करोगे और येस किए तो आप डिटेल्स दोगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपने कभी असैलम जो है, असैलम वो होता है जो लोग पनाह लेते हैं, सियासी पनाह। आपने कभी असैलम आयरलैंड के लिए अप्लाई किया था? नो है तो नो करें, येस है तो बता दें। ये सारी चीज़ें आपने करेक्ट करनी है जी, ठीक है? आपने किस कोर्स में दाखिला लिया है, देखें कोर्स का टाइटल, कितने साल का है, क्या नाम है कॉलेज का, उसका एड्रेस क्या है, ये सब आपको उस पे लिखा हुआ मिल जाता है जब आपको फुल ऑफर लेटर मिलता है। इसलिए ये चीज़ें बाद के फिल करने की होती हैं। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखोगे कि कॉलेज, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर कॉलेज। कॉलेज में अब नाम जो है कॉलेज का लिखो यहाँ पर, अगर नाम है, या आपके पास एडमिशन कमेटी है और उनका फ़ोन नंबर आप इंटरनेट से उनकी वेबसाइट से निकालोगे तो फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप ये दोनों चीज़ें, एडमिशन कमेटी या एडमिशन टीम, या जो भी आप लिख के यहाँ पर इंग्लिश में उसका फ़ोन नंबर आप लिख लोगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं एजुकेशन हिस्ट्री। जैसे आप पाकिस्तान में अक्सर बोर्ड के पेपर देने जाते हो, कुछ भी, तो आप अच्छा खासा अपना डाटा फिल करते रहते हो ऑनलाइन, ठीक है जी? ये जैसे एचएससी के लिए आपने डाटा फिल किया होगा अटेस्टेशन एंड वेरिफिकेशन के दौरान। ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। आपने अपने स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है, बहुत लंबा नाम एक्स्ट्रा नहीं लिखना, टू द पॉइंट स्पेसिफिक कौन-सी डेट्स हैं, डेट्स का मतलब तारीख नहीं होती एग्ज़ैक्ट, आप महीना एंड ईयर लिख सकते हो सिर्फ़। क्वालिफ़िकेशन का नाम क्या है, डिग्री के ऊपर जो टाइटल है, मेन डिग्री के ऊपर जो टाइटल होता है वो क्वालिफ़िकेशन होती है, ठीक है आपकी। फिर आपने रेलेवेंट टू कोर्स, आपका ये जो डिग्री और टाइटल है, मिसाल के तौर पे रेलेवेंट टू कोर्स का मतलब है कि आपने ये जो स्कूल में जो क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री की है, क्या ये जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, क्या इससे वो इससे रेलेवेंट है? मतलब कि आपने इंजीनियरिंग में किया है और आप अपनी मास्टर्स भी आयरलैंड में इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो क्या इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने किया था? लाइक आपने इंटरमीडिएट अपनी प्री इंजीनियरिंग के साथ की हुई है। अब कुछ लोगों ने मेडिकल के साथ की होती है, तो अगर नहीं है तो इस पे टिक का निशान नहीं लगाना। अगर येस है तो फिर आपने टिक का निशान लगाना है, अदरवाइज़ क्रॉस का निशान लगाएँगे, ये इससे रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपकी लास्ट डिग्री लाज़मी रेलेवेंट होनी चाहिए, इससे ईज़ी होता है, अदरवाइज़ वो यही कहेंगे कि आप कैसे परस्यू कर सकते हो, आपने पीछे कोई और स्टडीज़ की हुई है और आगे रेलेवेंट जिस कोर्स में आप दाखिला लेने जा रहे हो, उसके लिए आपकी ये डिग्री मैच नहीं कर रही। तो लिहाज़ा कोशिश यही करें कि आप अपनी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ही दाखिला लिया करें, जो रेलेवेंट हो, मिलती-जुलती हो। और इसके अलावा कोई स्टडी गैप्स हैं, तो आप उसका शॉर्ट वे में यहाँ लिख सकते हो। शॉर्ट वे में इंग्लिश में आप अपने पास लंबा डिटेल लिखो, जो भी आपको आती है, उर्दू में लिखो जैसे, उसको चैटजीपीटी को कहो कि इसको इंग्लिश में मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो शॉर्ट करके, तो वो एक पैराग्राफ में उसको शॉर्ट करके कर देगा। या आप ये लिख सकते हो यहाँ पर सिंपल के मैंने 2008 से लेकर 2010 तक मैंने जॉब की है और अपने इदारे का नाम। फिर आगे इस तरह से ईयर जो आपके नहीं है,
एक बात ये याद रखें स्टडी गैप्स के बारे में कि 12वीं तक आपको इजाज़त है, आप अपना जितना रेस्ट चाहो कर सकते हो, पेपर फेल हो गए, नो इश्यू। 12वीं के बाद क्या आपके स्टडी गैप्स होते हैं कि 12वीं के बाद आपने 14वीं में दाखिला लेट क्यों लिया? ये 14वीं के बाद आपने 16वीं जब कर रहे थे आप अपनी 16 ईयर एजुकेशन वाली तो उसके दरमियान अगर 1 साल, 2 साल का गैप है या आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, एक दफ़ा आपने अप्लाई किया, नहीं हुआ, 1 साल का पूरा गैप आया, उस दौरान आप क्या कर रहे थे? तो आप अपना कोई न कोई जवाज़ दोगे कि मैं क्या कर रहा था। आपने एक्चुअल जवाब देना है कि यार मैं जॉब कर रहा था या मैं कहीं टीचिंग कर रहा था। ये सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान में आई नो कि जॉब्स स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो आप टीचिंग का बता सकते हो और उसका आप अपने साथ डेटा भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एजुकेशन गैप हमने किए और फिर उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में आप बताओगे। वहाँ पर आई थिंक ये शॉर्ट डिटेल्स आपने पैराग्राफ में लिखे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पर आप अपना पूरा डेट बताओगे, जिस जगह आपने काम किया, स्कूल का नाम, एम्प्लॉयर का मतलब होता है वो काम देने वाले इदारा। इदारे का नाम लिखोगे, स्कूल का नाम, कॉलेज का या जिस जगह आपने काम किया है। दुकान है तो दुकान का नाम लिख सकते हो, मैंने दुकान पे काम किया हुआ इतना अरसा, इससे कोई इश्यू नहीं होता, वो आपसे कोई पैसों की रसीद वगैरह नहीं माँगते कि पैसों की रसीद दो दुकान से। पोज़ीशन हेल्ड, आपने क्या पोज़ीशन आपकी थी? मतलब आप क्या थे? असिस्टेंट थे जैसे शॉप फ्लोर असिस्टेंट उसको कहते हैं जो दुकान पे हाथ बटाता है, जो कपड़ा वगैरह की दुकान पे बंदा काम कर रहा है या बर्तन की दुकान पे। स्कूल में आप टीचर थे, किस क्लास के टीचर थे? आप लिखो फिज़िक्स टीचर या मैं लैब एडमिन था, कुछ भी इस तरह से। कब से कब तक किया है आप सिर्फ मंथ और ईयर लिखोगे और आगे एंड का मंथ और ईयर लिखोगे। अगर आपका कोई ऐसी क्लास या ऐसा स्कूल जिसमें आप अभी तक पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आप ये लिखोगे कि 2020 जून से स्टार्ट किया है एंड आगे उसमें लिखोगे डैश डाल के प्रेज़ेंट, स्टिल प्रेज़ेंट है। लेकिन ये बात याद रखना कि आप अपनी फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब इसको आप नाम दे सकते हो कि आपने उस दौरान एजुकेशन ना की हो। अगर आप एजुकेशन के दौरान भी वो पढ़ाई काम कर रहे थे, तो आप उसको लिख देना साथ में पोज़ीशन वाली जगह कि टीचर था लेकिन पार्ट टाइम था। मतलब आप पढ़ भी रहे थे उसी साल के दौरान जब आप यहाँ पर डेट्स लिखोगे और आपने पार्ट टाइम में नौकरी भी की है। तो रेलेवेंट टू कोर्स है अगर वो जॉब, आपका जो कोर्स है उससे रेलेवेंट है, वो कुछ सीखने को आपको मिला वहाँ से कोर्स से रिलेटेड, आप जिसमें दाखिला ले रहे हो आयरलैंड में, तो अगर येस तो इधर टिक का निशान लगा देना, नहीं तो क्रॉस कर देना। ठीक है जी, यहाँ पर आप अगर अपनी हिस्ट्री के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ पर बताना चाहते हो, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा जो कोर्स है उस एक्सपीरियंस से मैं आगे जो है मुझे कोर्स में हेल्प होगी या इस तरह का आप जुमला या कुछ ऐसे छोटा-सा पैराग्राफ लिख सकते हो। नहीं है तो छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं लेवल ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर आपने को आइल्स लिया है, डुओलिंगो लिया है, टेस्ट टैकन जो सा लिया है उसका नाम लिखो, कब लिया था उसकी मंथ और डेट लिखना और रिजल्ट क्या आया था, ओवरऑल रिजल्ट लिखना है। 7 बैंड आए थे, 6 बैंड आए थे या डुओलिंगो में जैसे 110 आए थे, सिर्फ ओवरऑल लिखना है, सबका टोटल मिला के कितना आया था 110 जो भी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एविडेंस ऑफ फंड्स देने हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करेक्ट होना चाहिए सारा कुछ। आप लिखोगे स्पॉन्सर नंबर 1 मिसाल के तौर पे आपको आपके फादर पैसे दे रहे हैं लाइक यूरो 10,000 यूरो 1 साल के लिए आयरलैंड में चाहिए होता है, आपको दिखानी होती है स्टेटमेंट। तो 10,000 यूरो आपने बताना है कि किस किस स्पॉन्सर नंबर 1 अब्बू का नाम लिख दिया, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो आप लिखोगे फादर है मेरे, तो आप फादर लिखोगे, ब्रदर हैं तो ब्रदर लिखोगे यहाँ पर। एड्रेस उनका अपना परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है जी? फाइनेंशियल डिटेल्स लिखोगे यहाँ पे कि अकाउंट होल्डर अकाउंट का नंबर क्या है, ठीक है जी? और यहाँ जो है नीचे यहाँ पर आप इसके सामने छोटा-छोटा लिखोगे बंदे का नाम जिसका अकाउंट के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। उस बंदे का, आपके वालिद का नाम जो है। बैंक का नाम क्या है, बैंक किस जगह है, उसका एड्रेस लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, बैंक की ईमेल भी आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं ये चीज़ें, आप ईमेल या बैंक वालों से जाके मैनेजर से बोल के मुझे आपकी ईमेल भी चाहिए, यहाँ अगर कोई राब्ता करता है, वो ईमेल करते हैं आपको। ज़्यादातर वो लोग ईमेल ही करते हैं। फिर उसके बाद आपने डिटेल अकाउंट और फंड यू हैव फंड्स यू विश टू हैव कंसिडर्ड और यहाँ पर आपने डिटेल थोड़ी-सी लिखनी है कि इसके अलावा आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, तो उसके बारे में आपने जस्ट लिख देना है कि आई हैव आल्सो माय ओन पर्सनल अकाउंट वेयर आई से माय फादर गिव मी और या आप कह सकते हो कि वो मुझे देते हैं जेब खर्ची को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा बट आपने उसके बारे में थोड़ा-सा लिख देना कि वो मुझे देते हैं 5,000 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तो मेरे अकाउंट अपना भी है और उसमें मेरे पास पैसे होते हैं। अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लिखो। इसके अलावा कोई मदर ने आपकी हेल्प की हो, फादर ने जिसने फीस दी आप उसका यहाँ पर लिख सकते हो कि ये बंदे ने मेरी फीस दी है, यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो कि ये बंदा मुझे फ्यूचर में अकोमोडेट करेगा 1 साल जब तक मैं वहाँ पर स्टडी करूँगा और स्पॉन्सर 2 में आप लिख सकते हो कि किसी एक ने जिसने फीस अलग से दी है, पैसे अलग बंदे ने रखवाए हैं आपके लिए आपके अपने रिलेशनशिप से, तो आप उन दोनों का लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे सबकी वही डिटेल्स दोगे और नीचे लिखोगे ये मेरे लिए साल की जो वहाँ पर खर्चे है उसको अकोमोडेट करेगा और दूसरे के बारे में आप लिख सकते हो कि इसने मेरी फीस वगैरह पे की ड्यूरिंग द एडमिशन मेरे जो हैं फादर ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। बस एंड फाइनेंशियल 3 कोई तीसरा स्पॉन्सर है तो उसके बारे में लिखो, नहीं है तो छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म ये वो असल चीज़ है जिस पे मैं अब आपको लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंडरटेकिंग नोटरी पब्लिक ये हमारा तीसरा पॉइंट है और वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखें, जब आप ये वाला
डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका आप ना एक क्या करोगे, अपने पास एक प्रिंट ले लो, ठीक है? अच्छा सा इस आखिरी पेज का, ये पूरे पेज का बस। और इसको आपने जाना है अदालत में, वहाँ पर जो बाहर स्टैम्प पेपर वाले होते हैं, उनसे आपने फोटोकॉपी वाले से कहना है कि मुझे ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, अंदर से आप लोगे फॉर्म और उनसे बोलोगे कि यार मुझे स्टूडेंट के लिए चाहिए, स्टूडेंट अंडरटेकिंग के लिए चाहिए। तो वो आपको फॉर्म दे देगा पाकिस्तान से जो मिलता है आपको नोटरी पब्लिक, अदालत वगैरह में जो लोग जाके लेते हैं फॉर्म, जो आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए भी अपना अप्लाई करते हुए या बे फॉर्म के लिए भी आपको अक्सर चाहिए होते हैं, वो वाला फॉर्म सिंपल। आपने वो फॉर्म लिया, उसके ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, वो होता है एक्चुअल फॉर्म, ठीक है जी? वो प्रिंट करवा के फिर उसके बाद ये सारी चीज़ आ जाएगी। आपने इधर पहले साइन नहीं करना, पहले आपने उसपे प्रिंट करवाना है पूरा और फिर उसके बाद आपने अंदर वो नोटरी पब्लिक वाले होते हैं जो स्टैम्प वगैरह लगाते हैं, ठीक है? उसकी स्टैम्प लगवानी है इन पे, उसकी स्टैम्प लगवानी है इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे और तब आपने यहाँ पर अपना साइन और अपनी उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आपने वो काम करवाया है, ठीक है जी? और यहाँ पर वो अपनी मोहर वगैरह साइन लिखता है, नाम वगैरह नंबर होता है उसका जो भी और दैट्स ऑल। ये उसकी कहानी है सारी खत्म, उसको आपने पैसे दिए और ये आपका पूरा डिक्लेरेशन तैयार हो गया। अब ये डिक्लेरेशन है क्या? मैं आपको सिंपल एज़ दैट ये बता देता हूँ, ठीक है जी? इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आप स्टेट के ऊपर, आयरलैंड में आए हो, इसके ऊपर बर्डन नहीं बनोगे। आप इस मुल्क से जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप वापस जाओगे अपने मुल्क में। इसके ऊपर बर्डन नहीं बनोगे, इधर आके आप इनकी आबादी में इज़ाफ़ा नहीं करोगे। ये वो चीज़ होती है जिससे उनको 100% ट्रू होता है। आप एक ओथ उठाते हो, हलफ़ लेते हो कि मैं स्टेट पे बर्डन नहीं बनूँगा, मैं वहाँ से नॉर्दर्न आयरलैंड एक इसके साथ हमारा मुल्क है, उसके साथ ज जिन मुल्कों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जैसे किसी मुल्क के इज़राइल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो वहाँ पर नहीं जाने देते। तो आप उनके लिए ये अंडरटेकिंग में उन्होंने लिखा होता है ऑलरेडी सब अपने बारे में, क्या या क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आप उन सब का ओथ ले लेते हो। जैसे आई विल लीव आयरलैंड ऑन कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज़, ये देखें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ उसमें कोई फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारा आप ओथ उठाते हो और हर एक चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट है। जो चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं है दोस्तों उसको लाज़मी आप ट्रांसलेट करवाना, ठीक है फ्रेंड्स? और इस तरीके से आप इस काम को करते हो एंड दैट्स ऑल। ये आपका आपने यहाँ पर अदालत से करवाया और ये मैंने नीचे जो चौथा पॉइंट है वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने एविडेंस देना है रिटर्निंग होम का और आपने बताना है कि मैं फ्यूचर में जॉब करूँगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा या व्हाटएवर ज जिस मैं जगह काम कर रहा हूँ उसमें मैं आगे टीचिंग में मैं फर्दर अपनी एनहांस करके नॉलेज वापस आऊँगा। इस तरह के जुमले अगले को 100% कन्फर्म करते हैं और अंडरटेकिंग असली चीज़ है जिसके बाद आप श्योर करवाते हो अगले को कि यार मैं वापस 100% आऊँगा। एंड ये वो चीज़ें हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जिनके लोगों को नहीं पता होता और वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसके दौरान उनको इश्यू आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्यूचर में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मेरे ज़हन में आएँ, उनको भी यहाँ पर मैं मेंशन करूँ और आपको अच्छे से गाइड करूँ, ताकि आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा आई होप सो मैं आपको भी बता देता हूँ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या चीज़ होती है और आगे जो फर्दर मेरे पास सब चीज़ें तैयार हैं, एजुकेशन गैप्स कैसे फिल करने हैं, सब चीज़ें। तो मैं आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों पे गाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।